हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बाइपोलैरिटी का नया दूसरा टॉपिक, गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने उस टाइम आपको व्हाट वाज द सोवियत यूनियन ये बता दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन से। इसमें आपको ये बताऊंगी कि मिखाइल गॉर्बाचोव कौन थे और उनका क्या रोल रहा डिसइंटीग्रेशन में। ओके, let's get started without wasting any time. और हाँ, please if you like my video, please do like and subscribe my channel, and if you have any sort of query you can ask me directly in the comment section, and also I have given my Insta ID in the description box, so you can DM me for any queries. Okay. हाँ, गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचोव ये 1985 के अंदर जनरल सेक्रेटरी बन गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी? यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, तो ये वहाँ के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे उस टाइम पे, और इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफॉर्म्स के नाम पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। ये यहाँ पर तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे ये जो तुम्हारे लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वहाँ पे ये दिया हुआ है, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का होता है ओपननेस। हाँ, ये एक बार मैं और दिखा दूंगी जब मैं लीडर्स के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लीडर्स के बारे में हाईलाइट करके, क्योंकि देखो इस चैप्टर के पिक्चर्स, इसके कार्टून्स एंड प्लस इसके जो लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, देखो, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये दो रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे। किसने किए थे? मिखाइल गॉर्बाचोव ने। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब वो चाहते थे कि सोवियत की इकोनॉमी को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाए, थोड़ा चेंज किया जाए और थोड़ा ओपननेस लाया जाए, थोड़ा सा उसको ओपन किया जाए। और ये इसलिए कर रहे थे रिफॉर्म्स इनिशिएट, क्योंकि देखो वेस्ट के कंपैरिजन में, वेस्ट मतलब यूएस के कंपैरिजन में यूएसएसआर की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थी। और इस बात का पता सिटीजन्स, यूएसएसआर के सिटीजन्स को भी चल गया था, जो कि काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे इस बात से, काफ़ी नाराज़ थे इस बात से, तो उन्हें भी इसका पता चल गया था। अब फिर क्या होता है कि देखो, गॉर्बाचोव ने तो ये डिसीजन ले लिया कि वो रिफॉर्म्स इनिशिएट करेंगे, लेकिन उस रिफॉर्म्स के उल्टे इफ़ेक्ट पड़ गए, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लग गई, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगा कि सोवियत इस तरह से कंट्रोल कर रहा है इनके ऊपर। दूसरी चीज़ कि वो रिफॉर्म्स ला रहा है, इस टाइप की चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो इसका थोड़ा सा उल्टा इफ़ेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और गॉर्बाचोव से ये गलती हो गई कि जब इस टाइप के प्रोटेस्ट्स हो रहे थे तो उसने बीच में बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करा, मतलब बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करा, और इस वजह से जो कम्युनिस्ट रेजीम्स थी वो एक के बाद एक गिरती चली गई। मतलब देखो यार, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, बट वो प्रोटेस्ट्स को अपोज, मतलब प्रोटेस्ट्स को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी गिर जाएगी, गिरती चली जाएगी। रिफॉर्म्स इनिशिएट करने में ये लगा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं है कि इसकी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हाल हो रहा है, ये प्रोटेस्ट्स को रोक नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? गिरती चली जाएगी, कम्युनिस्ट रेजीम्स जो भी हैं वो कोलैप्स होती चली जाएंगी, और सारी रिपब्लिक्स अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड पर आ जाएंगे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। 15 रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के अंदर, और सबको अब चाहिए थी इंडिपेंडेंस। ऐसा ही होने लगा था। गॉर्बाचोव से अब एक और ये भी गलती हुई कि उसने देखो पहले तो ये रिफॉर्म्स इनिशिएट किए और वो डेमोक्रेटाइज करना चाहता था सिस्टम को, मतलब यूएसएसआर को। अब देखो वो डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करेगा तो इसमें क्या होगा? किसे गुस्सा आएगा? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को, हार्ड लाइनर्स को गुस्सा आएगा इस बात पर, तो इस वजह से भी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अब 1991 में उनके अगेंस्ट एक मिलिट्री कूप हो गया, मतलब एक मिलिट्री प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट हो गया कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी वालों को इस बात से पहले ही गुस्सा आ रहा था कि एक तो वो ऐसे इस टाइप के ओपननेस वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट कर रहे थे, इस बात से भी गुस्सा आ रहा था कि अब ये डेमोक्रेटाइज भी करना चाहता है, डेमोक्रेसी भी लाना चाहता है, तो इसलिए उन लोगों ने इसके गॉर्बाचोव के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। एक मिलिट्री प्रोटेस्ट हो गया उनके अगेंस्ट। और इस वक्त क्योंकि लोगों को फ्रीडम भी चाहिए थी, तो लोगों को फ्रीडम चाहिए थी इस टाइम तक, तो लोगों ने क्या किया? देखो, लोगों ने अब ये भी काम किया एक कि वो गॉर्बाचोव के साथ मिलके उन्होंने अपोज किया उस मिलिट्री कूप को, मिलिट्री कूप जिसे कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने एनकरेज करा था, तो उसे इन लोगों ने रोका, इन लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, क्योंकि देखो लोगों को इस टाइम तक फ्रीडम का मतलब पता चल गया था, और उन्हें भी छुटकारा चाहिए था सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी से, जो पूरे 15 रिपब्लिक्स के ऊपर रूल कर रही थी। उन्हें भी डेमोक्रेसी चाहिए थी, इकोनॉमिक
उन्हें भी डेवलपमेंट चाहिए थी, तो इसलिए उन लोगों ने भी साथ दिया इसका गोर्बाचोव का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक लीडर का नाम आता है बोरिस येल्त्सिन। ओके, बोरिस येल्त्सिन ये एक नेशनल हीरो बन गए कूप को अपोज करने में। जो कूप, मिलिट्री कूप जो इनके अगेंस्ट हुआ था, गोर्बाचोव के अगेंस्ट, उसको प्रोटेस्ट किया किसने? बोरिस येल्त्सिन ने। मतलब बोरिस येल्त्सिन मिल गए मिखाइल गोर्बाचोव के साथ और उन्होंने प्रोटेस्ट किया मिलिट्री कूप को, क्योंकि उन्हें भी ये बात सही लगी थी, आई थिंक डेमोक्रेसी, और उन्हें भी ये बात डेमोक्रेसी की और ओपननेस की बात सही लगी थी, इसलिए उन्होंने साथ दिया मिखाइल गोर्बाचोव का और कूप को बहुत ज़्यादा अपोज किया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बोरिस येल्त्सिन ने मिखाइल गोर्बाचोव का सपोर्ट किया और इसके बाद वो रशिया में एक इलेक्शन भी जीत जाते हैं, रशियन रिपब्लिक में। रशिया जो कि एक यूएसएसआर के अंदर का रिपब्लिक था जिसे सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई थी, वहाँ पर वो एक इलेक्शन जीत जाते हैं पॉपुलर। अब देखो इलेक्शंस पहले नहीं हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी है तो इलेक्शंस थोड़ी ना होंगे, वो तो इलेक्शन तो डेमोक्रेसी का सिंबल है, इलेक्शन अगर हो रहा है मतलब डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे ये इलेक्शंस में जीत जाते हैं, जिसके बाद सेंटर जो है ना, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल पूरी तरह से हिल गया। अब पावर धीरे धीरे रिपब्लिक्स के हाथ में जाने लगी। जो भी 15 रिपब्लिक्स थी उनके पास पावर धीरे धीरे जाने लग गई, जो कि पहले उनके पास नहीं हुआ करती थी। जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके पास हुआ करती थी। अब वो रिपब्लिक्स के पास सेपरेट पावर जाने लगी, मतलब अब वो अपने सिस्टम को खुद चला सकते हैं। जो भी रशिया अपना सिस्टम खुद चला सकता है, दूसरी कंट्रीज़ अपना खुद चला सकती हैं। फिर जो यूरोपियनाइज्ड पार्ट्स थे सोवियत यूनियन के, वो अपने आप को सोवरन स्टेट समझते थे। मतलब वो ज़्यादा इस चीज़ को एम्फसाइज़ करते थे कि उन लोगों को फ्रीडम चाहिए, वो लोग ज़्यादा फ्रीडम के लिए तड़प रहे थे। तो इस वजह से भी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, देखो यूरोपियनाइज्ड पार्ट्स को तो फ्रीडम चाहिए था, वो तो चाहते थे कि हमें फ्रीडम मिल जाए, हमारी अपनी अपनी कंट्रीज़ हो, उनके अंदर अपने अपने मतलब हमारा रूल हो, कोई ऐसे यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी है हम सब के ऊपर रूल ना करे। जो यूरोपियनाइज्ड पार्ट था वो ये चाहता था। बट जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उन लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थी, उन लोगों को सोवियत फेडरेशन के अंदर ही रहना था। लेकिन बावजूद इसका क्या हुआ कि 1991 दिसंबर 1991 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन के लीडरशिप में यूक्रेन, बेलारूस और 3 मेजर रिपब्लिक्स जो हैं तुम्हारी, यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बैन हो चुका है। तो अब कोई भी सोवियत यूनियन नहीं है और तुम सारी रिपब्लिक्स के पास अपनी अपनी पावर है। अब कोई कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की तुम्हें रूल नहीं करेगी और सोवियत यूनियन बैन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हट गया तुम्हारे ऊपर से। अब तुम्हारी अपनी अपनी कंट्री की गवर्नमेंट लग जाएगी। 15 रिपब्लिक्स को ये बता दिया। इसमें ये देखो, ये जो 3 मेजर रिपब्लिक्स हैं इनके नाम तुम्हें याद रखना होंगे, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये तुम्हें क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने डिक्लेयर किया था सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया, कौन सी 3 मेजर रिपब्लिक्स थी। तो यू कैन राइट दैट रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। एंड कब ये डिक्लेयर किया इन लोगों ने? दिसंबर 1991 के अंदर। हाँ चलो, अब देखो ये डिक्लेरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ये एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया, CIS। ये इसकी फॉर्मेशन हुई, बट इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, लेकिन ये सरप्राइज़ बन गया है कि इनके लिए, सेंट्रल एशियन वंस के लिए। क्योंकि देखो पिछले पेज में हमने देखा था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को है ना इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थी, उनको सोवियत कंट्रोल में ही रहना था। कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की थी, यूएसएसआर की, उनके ऊपर जैसे रूल कर रही थी उन्हें वैसे ही चाहिए था, उन लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए थी। अब ये तो सरप्राइज़ की बात हो गई ना उनकी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स अचानक से बन जाना और इस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाना, ये लोग तो चाहते नहीं थे। तो अब देखो इनको बुरा ना लगे, इसलिए ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, इनको यहाँ पर बना दिया गया, क्या बना दिया इनको यहाँ पे बना दिया गया फाउंडर मेंबर्स ऑफ CIS के फाउंडिंग मेंबर्स इनको बना दिया गया, ताकि इन लोगों को बुरा ना लगे। क्योंकि ऑलरेडी बुरा तो लग रहा था, एक तो ये लोग सोवियत यूनियन चाहते थे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन ना हो, जैसे रूल चल रहा है वैसे ही चले, तो इस वजह से इनको बुरा ना लगे, इसलिए इनको फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया CIS का। अब ये जो रशिया था, रशिया को सोवियत यूनियन की सीट मिल गई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल में पहले तो पूरा USSR की सीट थी, बट अब डिसइंटीग्रेशन हो गया था तो
यूएसएसआर की जगह पर रशिया को मिल गई सीट यूएसएसआर की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब जो भी यूएसएसआर की जो भी ट्रिटीज़ थी, इंटरनेशनल ट्रिटीज़, जो भी उसके कमिटमेंट्स थी, वो सारी रशिया के पास आ गई। मतलब रशिया वो सब कुछ हैंडल करेगा, ऐसा हो गया अब। और रशिया ओनली न्यूक्लियर स्टेट बन गया, मतलब सिर्फ एक ऐसा स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और वो उसने कुछ डिसआर्मामेंट मेजर्स साइन करे किसके साथ, यूएस के साथ। डिसआर्मामेंट मेजर्स मतलब कि तुम आर्म्स एंड आर्मामेंट्स नहीं रखोगे अपने पास, यूएस के साथ साइन किए कि हम आर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, आर्म्स ज़्यादा रिकलेक्ट नहीं करेंगे। और वो सिर्फ एक इकलौता ऐसा स्टेट बना तुम्हारा ये रशिया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थी। यहाँ तक की तुम्हारी कहानी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की। अब ये पता चलेगा, यहाँ से मेन तुम्हारा स्टार्ट होता है कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। पिछले पेजेस में भी हमने थोड़ा सा मतलब हमें आइडिया लग गया था कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। मोस्टली ये रीज़न रहा कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन था, बहुत ज़्यादा ही मतलब डोमिनेट करता था, बहुत अपना मतलब दबाव बनाता था लोगों के ऊपर, तो इस कारण से डिसइंटीग्रेट हुआ। अब मेन इसमें हम पढ़ेंगे, ये पूरे एकदम तुम्हारे ये पूरे डिटेल में दे रखा है यहाँ पर। हाँ, तो अब देखो, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसकी इंटरनल वीकनेस क्या, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इसके बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। वीक होने की वजह से मतलब इंटरनल वीकनेसेस देखो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इसके काफ़ी वीक हो चुके थे, जो अपने जो सिटीजन्स हैं ना उनकी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि ये इसकी जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी। इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था सोवियत यूनियन, इसीलिए ये लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, लोगों के नीड्स को। तो ये भी एक रीज़न था। इंटरनल वीकनेस हो गई है क्योंकि देखो लोग ही सेटिस्फाइड नहीं है, जब लोगों को ही अच्छा नहीं लग रहा है अपना सिस्टम, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर तो डिसइंटीग्रेशन पक्का ही है ना, ऐसी सिचुएशन तो आएगी जब लोगों को ही अपना सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोटेस्ट्स तभी तो होते हैं। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुई थी जब ये सोवियत ने मोस्ट ऑफ द अपने रिसोर्सेज किस में लगा दिए थे, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल, अपने जो हथियार डेवलप करने में, अपने न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल्स, अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को डेवलप करने में ज़्यादा पैसे लगा दिए थे यूएसएसआर ने, जिस वजह से इकोनॉमी यूएसएसआर की वो स्टैग्नेंट हो गई थी बिल्कुल ही। मतलब कुछ भी वहाँ पैसे वैसे नहीं आ रहे थे और लोगों को कंजम्पशन शॉर्टेज, मतलब खाने पीने की भी दिक्कत हो गई थी, अपनी चीज़ें खरीदने की भी दिक्कत, पैसों की भी दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस वजह से लोगों को गुस्सा आ रहा था सिस्टम के ऊपर, तो और इसी वजह से ये एक रीज़न बन गया तुम्हारे डिसइंटीग्रेशन का। लोगों को अपना सिस्टम ख़राब लग रहा था, क्योंकि देखो यार किसको अच्छा लगेगा, एक तो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें अकाउंटेबल नहीं है, तुम गवर्नमेंट से डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कोई तुम कुछ कह नहीं सकते हो, अपनी तकलीफ़ें नहीं बता सकते हो, कोई तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है। दूसरा, तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा, तुम्हें कंजम्पशन की शॉर्टेज हो रही है, तुम्हारे पास पैसों की शॉर्टेज हो रही है, तुम्हारी जो इकोनॉमी है कंट्री की वो स्टैग्नेट हो गई है, पैसे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अब क्या होगा, लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होगी, उनके नीड्स फुलफिल नहीं होंगे, उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं होंगी, तो लास्ट में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट देखो कि सोवियत यूनियन इतना ज़्यादा ये वीक क्यों हो गया था, वाई डिड सोवियत यूनियन बिकम वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। हाँ, तो अब ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, जैसे कि सोवियत इकोनॉमी ने अपने मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज किस में लगा दिए थे, मिलिट्री आर्सेनल डेवलप करने में और अपनी सैटेलाइट स्टेट्स को डेवलप करने में। और सैटेलाइट स्टेट्स कहाँ डेवलप कर रहे थे ये लोग, ईस्टर्न यूरोप के अंदर डेवलप कर रहे थे, एंड विद इन द सोवियत सिस्टम द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन जो स्टेट्स थे जो सोवियत यूनियन के अंदर आते थे, यूएसएसआर के अंदर, वहाँ पर ये लोग अपने मिसाइल्स वगैरह बना रहे थे, अपनी सैटेलाइट स्टेट्स वगैरह, अपनी मिलिट्री आर्सेनल्स डेवलप कर रहे थे, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वहाँ पर भी। तो मोस्टली पैसा इनका इसी में खर्च हो रहा था, इकोनॉमी को डेवलप करने में खर्च नहीं हो रहा है, हथियार बनाने में खर्च हो रहे हैं मैक्सिमम पैसे, और इस वजह से इकोनॉमिक बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो लोग मतलब बहुत परेशान हो गए, पैसे कम गए, पैसे जितने भी हैं तुम्हारी इकोनॉमी के पास वो सारी अब हमारी गवर्नमेंट अगर लगा दे हथियार डेवलप करने में, लोगों के वेलफेयर के लिए ना लगाए, किसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ना लगाए, सिर्फ तुम्हारे वेपन्स, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स को डेवलप करने के लिए लगा दे। अब देखो लड़ाई तो होती नहीं है ना, सारे टाइम तो लड़ाई होती नहीं रहती है, अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस वजह से इकोनॉमी तो हो जाएगी ना स्टैग्नेट, और स्टैग्नेट होगी तो लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होगी, पैसे नहीं है, कंजम्पशन की शॉर्टेज हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, लोग तो गुस्सा होंगे ना, और इसी वजह से प्रोटेस्ट होते हैं मैक्सिमम।
ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो थे उन्हें ये पता चल गया था कि जो वेस्ट है, मतलब जो यूएस की इकोनॉमी है, वो ज़्यादा उनके सिस्टम से एडवांस है। यूएस की आइडियोलॉजी जो कि कैपिटलिज्म थी, तो यूएस से ज़्यादा है ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है उनके सिस्टम, उनके मतलब जो भी है यूएसएसआर से, उनके सिस्टम से ज़्यादा एडवांस है तुम्हारा यूएसए। तो ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन की वजह बन गई। अब देखो, किसी को अगर पता चले एक कंट्री के पर्सन को कि दूसरी कंट्री उनसे ज़्यादा एडवांस है, तो उसे तो गुस्सा आएगा कि हमारी कंट्री में हमारा सिस्टम इतना बेटर क्यों नहीं हो सकता है उस कंट्री की तरह। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यूएसएसआर के सिटीजन्स को ये पता चल गया था कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है यूएसए, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, सब कुछ वहाँ बहुत बढ़िया है, डेवलप्ड है। तो उन्हें अपने सिस्टम की कमियाँ दिखने लगी, डिस्पैरिटीज़ जिसे कहते हैं, वो दिखने लगी कि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है और वेस्ट का सिस्टम, मतलब यूएसए का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है हमारे सिस्टम के मुकाबले। तो ये उनके डिससेटिस्फैक्शन का एक रीज़न बन गया। अब उन्हें इतने सालों से ये बताया जा रहा था, मतलब लीडर्स वगैरह ये बताते थे और उन्हें भी यही लगता था कि उनका जो सोवियत सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है वेस्टर्न के कैपिटलिज्म से, मतलब यूएसए से ज़्यादा बेटर उनका सिस्टम यूएसएसआर है। लेकिन अब अचानक से ये रियलिटी सामने आई कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सिस्टम है उनका, यूएसएसआर की हालत बहुत ख़राब है और यूएसए की हालत बहुत बढ़िया है, उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, टेक्नोलॉजिकली भी इकोनॉमिकली भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो उन्हें झटका तो लगना ही था और डिससेटिस्फैक्शन भी होनी ही थी। अब ये सोवियत इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम आई कि कम्युनिस्ट पार्टी 70 ईयर्स से रूल कर रही थी वो, लेकिन लोगों को अकाउंटेबल नहीं थी, लोग अपनी दर्द तकलीफ़ नहीं बता सकते थे, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकलवा सकते थे, गवर्नमेंट उनके लिए मतलब उनकी कोई हेल्प नहीं करती थी, बात नहीं सुनती थी, इस टाइप की थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी गवर्नमेंट और बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन भी था वहाँ पे। और करप्शन को करेक्ट करने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं था कि कोई उसके ऊपर हो कि अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है तो उसे कोई देख सके, कोई चेक रख सके, ऐसा भी कुछ नहीं था, कोई करेक्शन करने के लिए भी नहीं। और वहाँ पे अपनी मतलब तकलीफ़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे रिपोर्टर्स या कोई भी न्यूज़पेपर वाले, इस तरह से किसी जोक के फॉर्म में, किसी कार्टून के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये एक तो रीज़न बन गया तुम्हारी डिसइंटीग्रेशन का, क्योंकि इससे लोगों की डिससेटिस्फैक्शन कई ज़्यादा बढ़ गई। एक तो इकोनॉमी की हालत ख़राब है, ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम नहीं करती, मतलब लोगों की सुनती नहीं है गवर्नमेंट, तो अब तो डिससेटिस्फैक्शन तो होगी ही ना। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी मतलब सिस्टम में काम करने वाले थे, जो सिस्टम के अंदर आते थे, हायर ऑफिशियल्स थे, उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस थी देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के मुकाबले जो भी ब्यूरोक्रेट्स और हायर ऑफिशियल्स थे, हायर रैंक के ऑफिशियल्स, उनके पास ज़्यादा प्रिविलेज, उन्हें ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा छूट मिली हुई थी जितनी लोगों को नहीं मिली थी। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, वो भी तो सिटीजन्स ही हैं, जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, हमारी कंट्री में भी कोई आईएएस ऑफिसर्स हैं या कोई भी है, तो वो भी देखा जाए तो कंट्री के सिटीजन्स ही हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही हैं, वो भी इस कंट्री के नॉर्मल सिटीजन्स हैं। उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाए, हमें कम मिल जाए, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई ना बहुत ज़्यादा। इस वजह से भी ये भी एक कारण बना सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने का। हाँ, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है, मतलब गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स ने क्या रोल प्ले किया था डिसइंटीग्रेशन में, गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई जिस कारण से डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये यहाँ पर अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो मैंने ये बता दिया कि डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों था, तो डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था अभी तक मैंने ये आपको बता दिया कि क्या क्या रीजंस रहे डिसइंटीग्रेशन होने के। अब यहाँ पे देखो, गॉर्बाचोव ने इन सारे रीजंस को देखकर कुछ रिफॉर्म्स निकाले थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के, जो हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ लिया है, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या था गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स के कारण, ऐसा क्या हो गया कि डिसइंटीग्रेशन ही हो गया डायरेक्ट। क्योंकि देखो, इतनी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो चल रही थी कंट्री में, लोगों की डिससेटिस्फैक्शन भी थी, सिटीजन्स भी परेशान थे, लेकिन अब ये रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के बाद डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ ये हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।